Today talking about kinds of companies in the underhead of the share markets related. Okay, companies can be classified either on the basis of the liability of its members और ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ मेंबर्स। जी हाँ, अगर हम कंपनीज को कैटेगराइज करें, क्लासिफाइड करें, वर्गीकृत करें तो हम इस बेसिस पे करते हैं उनके लायबिलिटी और उनके मेंबर के आधार पे, उनके मेंबर के नंबर के आधार पे। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स द कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फ्लोइंग थ्री कैटेगराइज। यस, उसको हम थ्री कैटेगराइज में ये कर सकते हैं, जिसमें कि पहला कैटेगराइज है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। यस, कंपनी का जो है शेयर जो वो लिमिटेड होते हैं, तो उस कंपनी के क्या होते हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इट लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। Okay, if a member has paid the full amount of shares, there is no liability on his part whatsoever, maybe for the debts of the company. He need not pay a single paise from his private property. However, if there is any liability involved, it can be enforced during the existence of the companies as well as during the winding up. Okay, this is the very important parts. And second, companies limited by guarantee. Companies limited by guarantee. In this case, the liability of its members is limited to the amount they undertake to contribute on the event of the company being the winding up. Thus the liability of the members will arise only in the event of its winding up. जी, अगर इसमें हम बात करें कि कंपनी जो है गारंटी के केसेज में जो है ऐसे लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, उनके जो मेंबर के जो लायबिलिटी होते हैं वो लिमिटेड होते हैं उनके अंडरटेक कंट्रीब्यूशन के इवेंट के कंपनी के जो है वो वाइंग अप के आधार पे। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल अराइजेज ओनली इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। तो वो जब वाइंडिंग अप होते हैं कंपनी के, उस समय में जो है लायबिलिटी जो है वो अराइज होते हैं, तो उस समय में जो है उनका जो गारंटी के साथ उनका जो एक लिमिटेड रहता है लायबिलिटी। तीसरा इसमें अनलिमिटेड कंपनी व्हेन देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी। जब लायबिलिटी कोई लिमिट नहीं हो ऑफ इट्स मेंबर, उनके मेंबर्स के अधीन नहीं हो, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, द कंपनी इज कॉल्ड एन अनलिमिटेड कंपनी। ओके, नॉट लिमिटेड कंपनी। जहाँ पे लायबिलिटीज लिमिट था उनके मेंबर का तो वहाँ पे लिमिटेड कंपनी, और एक होता है जहाँ पे लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, लिमिट नहीं है। When there is no limit, okay, not limit, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड कंपनी। तो भाई यहाँ पे जो लायबिलिटीज के आधार पे लिमिट नहीं है तो अनलिमिटेड कंपनी। ओके, तो द कंपनी इज कॉल्ड एन अनलिमिटेड कंपनी व्हेन द कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेब्ट्स। डेब्ट्स का यहाँ पे मतलब हुआ कि जब कंपनी के पास बैड डेब्ट्स है, सिंडिकेटर्स है, लायबिलिटी ज़्यादा हैं, उनको पेमेंट करना है इनको, बट उनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो इस केसेज में द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर्स कैन बी यूज फॉर द प्रपोज। तो इस केसेज में कंपनी का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो इस डेप्ट को पेमेंट करने के लिए यूज कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, अगर अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो द क्रेडिटर्स कैन क्लेम देयर द ड्यूज फ्रॉम इट्स मेंबर। जो भी क्रेडिटर्स हैं जो उनको पैसे दिए थे तो वो क्लेम कर सकते हैं इनके मेंबर को। सच कंपनीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया इवन थॉट परमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनीज कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगराइज एज फॉलो। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों कि जो है एक नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर अगर हम कंपनी का कैटेगराइज करें, डिवाइडेड करें, तो उसमें भी जो है तीन कैटेगरी होते हैं। पहला इसमें आता है पब्लिक कंपनी। ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। बी इज ए कंपनी विच इज नॉट ए सब्सिडरी ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। तो ये हो गया आपका पब्लिक कंपनी। वह पब्लिक कंपनी वह है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और ना ही वह सब्सिडी कंपनी है। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें, ए प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय
इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिनके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जैसे कि रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, जो अपने शेयर को जो है उस पर जो ट्रांसफ़र पे ये लगा हुआ, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ए प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पर्सन्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। एक न्यू कंपनी आया है 1 पर्सन कंपनी, तो उस मामले में जो इस पर एक्सेप्टेंस है कि कम से कम इसमें एटलीस्ट 2 पर्सन होनी चाहिए, और लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, उनके मेंबर जो है 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज। तो इस तरह का इसमें होना चाहिए। एक और कंपनी है दोस्तों 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी सेक्शन 2 और अंडर सेक्शन 62, सेक्शन 2 और अंडर सेक्शन 62 of the Companies Act 2013 defines OPC as a company which has only 1 person as a member। तो ये OPC कंपनी जो है इसका जिसमें जो मेंबर की संख्या होंगे वो एक ही हो सकते हैं। Okay, Rule 3 of the Companies Incorporations Rules 2014 provide that only a natural persons being an Indian citizen and residents in India can form 1 person company. It cannot carry out non-banking financial investment activities. Its paid up share capital is not more than 50 lakh. Its average annual turnover of the 3 years does not exceed the 2 करोड़। तो इसमें कंडीशन लगा हुआ है दोस्तों कि इसका जो है शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ओपीसी कंपनी का और क्या एवरेज एनुअल टर्नओवर की अगर हम बात करें तो 3 ईयर का जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये ओपीसी के लिए, ओपीसी छोटा कंपनी है दोस्तों, तो छोटा कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने छोटा ये रखा है, इनके लिए क्राइटेरिया रखा है जो इसको फिलफिल करना होगा। जैसे इसे आगे जाएगा तब ये बड़ा कंपनी में आने लगेगा। तो ओपीसी अभी के डेट में सबसे छोटा कंपनी है, एक मेंबर भी अब कंपनी स्टार्ट कर सकता है। शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, दोस्तों ये वीडियो 2 है, और शेयर मार्केट को समझने से पहले हमको कंपनी को भी समझना होगा, और कंपनी से रिलेटेड को शेयर के बारे में जानना होगा, तब शेयर कैसे इशू होता है, तब क्या होता है, एक अच्छा सा आइडिया माइंड में आएगा इसको जानने के बाद। ओके दोस्तों।